नमस्कार दोस्तों, ए वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज की अपनी वीडियो है वो रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आपका जो पिछली वीडियो का रिस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा था। क्वेश्चंस के बारे में जो डिस्कशन था और क्वेश्चन का लेवल भी आपको बहुत अच्छा लगा, तो उसी बेसिस पे हम आज एक नेक्स्ट वीडियो लेके आए आपके लिए। तो आज की वीडियो में हम अंधकार युग से रिलेटेड और जो रोमन थिंकर्स हैं उनसे रिलेटेड और जो अरब जो ज्योग्राफर्स थे उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टोलेमी का एल्मागेस्ट मानक संदर्भ ग्रंथ है। टोलेमी का एल्मागेस्ट मानक संदर्भ ग्रंथ है। तो इसमें ये पूछा गया कि टोलेमी का जो एल्मागेस्ट ग्रंथ है उसके बारे में किसका विवरण है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और जब भी आप क्वेश्चन करने बैठे तो आपके पास एटलस होना चाहिए और आपका जो भी नोट्स है या फिर जो एक नोटबुक है वो आपके पास होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए या फिर नोट्स में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है उसको आप लिख पाए। तो क्या है कि वो आपके परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाए। तो आप देखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए कि आपने भी यही आइडिया लगाया था क्या, यही ऑप्शन आपने भी सही किया था। तो आप बताइए कि एल्मागेस्ट में किस चीज का वर्णन है, ये आपको यहाँ बताना है। तो ऑप्शन वाइज अपने देखेंगे तो इसमें है कि ज्ञात स्थानों की परिशुद्ध स्थिति का। इससे भी पहले टोलेमी का नाम आते ही हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए कि टोलेमी की जो बुक्स हैं उनका हमें एक पता होना चाहिए कि हाँ टोलेमी की कौन कौन सी बुक थी। तो टोलेमी की बुक में हमने पढ़ी थी पहली एल्मागेस्ट या एल्माजेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, एल्माजेस्ट भी बोल सकते हैं, एल्माजेस्ट। और सेकंड हमने पढ़ी थी एनालिमा। और थर्ड जो थी वो थी द गाइड या गाइड टू ज्योग्राफी। थर्ड तो जो थी वो द ज्योग्राफी या आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, ऐसे नाम था, द ज्योग्राफी। तो आप देखिए इनमें किस किस का वर्णन था। हमने उस टाइम पढ़ा था कि एल्माजेस्ट है उसमें कैटलॉग ऑफ स्टार्स से रिलेटेड है, तारागणों की सूची है, कैटलॉग ऑफ स्टार्स है, कैटलॉग ऑफ स्टार्स। और ये जो थी बुक ये हिपार्कस का जो कार्य था उसका ही अनुकरण था, उसका ही विस्तृत वर्णन था इसमें आगे। तो हिपार्कस ने भी इससे पहले एक व्यवस्थित तारागणों की सूची बनाई थी, नाम बताए थे उनके। तो उसी आधार पर टोलेमी ने भी ये एक ग्रंथ लिखा था एल्माजेस्ट। और नेक्स्ट थी एनालिमा। एनालिमा जो बुक है उसमें खगोल का वर्णन था, तो ये खगोल से संबंधित ग्रंथ था। थर्ड जो थी द ज्योग्राफी या एन आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, इसको ज्योग्राफी की गाइड भी कहा जाता है। इसमें 26 जो मानचित्र जो थे उनका 26 मानचित्र थे और मानचित्र प्रक्षेप से रिलेटेड ये बुक थी। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा टोलेमी की 3 बुक्स हैं। तो इसमें अपने पूछा है कि एल्माजेस्ट में किसका वर्णन है। तो एल्माजेस्ट में तारागणों की सूची व खगोलीय पिंडों की गति का वर्णन है, तो इसमें ये हो जाएगा आंसर। और मानचित्र प्रक्षेप अगर पूछा होता तो ये हो जाती, ये जो द ज्योग्राफी है ना, ये इसमें इसका ये आंसर हो जाता। तो अपने को पूछा है एल्माजेस्ट में क्या था, कैटलॉग ऑफ स्टार्स। तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, नोट्स में भी हमने अच्छे से इसको डिस्कस किया था। कैटलॉग ऑफ स्टार्स टेबुलेटेड लिस्ट थी बेसिकली एल्माजेस्ट जो थी वो। तो इसका आंसर हो जाएगा तारागणों की सूची में खगोलीय पिंडों का वर्णन, जो सूर्य चंद्रमा और जो ग्रंथ है अन्य ग्रह हैं वो किस प्रकार से गति करते हैं उसका इसमें वर्णन था। तो जो एल्माजेस्ट है उससे ही रिलेटेड आगे जो अपने अरब थिंकर्स पढ़े थे उनमें भी बहुत सारा एल्माजेस्ट के समकक्ष बुक लिखी थी, वो भी अपने आगे डिस्कस करेंगे और पिछले लेक्चर में हमने उस पर में बात भी की थी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन आए तो उससे पहले हमें उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कनेक्ट करना आना चाहिए, लिंक करना आना चाहिए। ये नहीं कि हाँ हमें सिर्फ आंसर आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अपने को चारों ऑप्शन है उनका एक्सप्लेनेशन अपने को पता होना चाहिए। तो आपने देख लिए होंगे ये सारे ऑप्शन अच्छे से, तो अपने इसको डिस्क्राइब कर लिया। नेक्स्ट अपने देखते हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान में भूगोल शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है। तो आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बोनस भी मान सकते हो आप इसको, जब आप काउंट करोगे तो एक ये अपना पीछे वाला क्वेश्चन है। बट यहाँ ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज
आंसर करोगे। तो इसका आंसर आप देखिए, पहले अपने हिसाब से इसको करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस का आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं और साथ साथ भी कर सकते हैं। अगर आपने सारी थोड़ी अच्छे से पढ़ी है और आपको याद है तो आप कर सकते हैं। तो आपका टाइम शायद खत्म हो गया होगा। भूगोल शब्द का जो प्रथम वर्णन मिलता है वो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पुराण होगा इसका आंसर, बट यहाँ दिया होता सूर्य सिद्धांत, जो हमने पढ़ा था आर्यभट्टा में। जब प्राचीन भारतीय भौगोलिक ज्ञान पढ़ा था तो हमने 3 जो भारत के प्रमुख विद्वान थे, आर्यभट्टा, वराहमिहिर और पढ़े थे हमने भास्कराचार्य को भी पढ़ा था। तो उन तीनों को जब पढ़ा था तो हमने सूर्य सिद्धांत की बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हो। तो इसमें अगर ऑप्शन पुराण है तो हम पुराण करेंगे, अगर पुराण ऑप्शन नहीं दिया होता, यहाँ सूर्य सिद्धांत लिखा होता तो हम सूर्य सिद्धांत कर देते। तो इसलिए ये यहाँ क्वेश्चन लिया। उस टाइम ये 1 लाइनर क्वेश्चन था। प्रीवियस वीडियो था जो अपना क्वेश्चन आंसर वाला, उसमें ये 1 लाइनर था तो ऑप्शन ही नहीं था अपने पास, डायरेक्ट ये था पुराण। उस टाइम भी आंसर पुराण था, तो ये बोनस क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो नेक्स्ट इसका अगर और ऑप्शन देखें तो उपनिषदों में भी वर्णन मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में भी मिलता है और स्मृतियों में। स्मृतियां क्या है कि बौद्ध और जो जैन धर्म है उनके जो ग्रंथ है वो स्मृति पर आधारित है। बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथ है जो, तो उनमें जो ग्रंथ है धर्म ग्रंथ, स्मृति और श्रुति दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो आप इनमें कंफ्यूज मत हो ना। और इनमें क्या है, भौगोलिक ज्ञान का वर्णन तो मिलता है, पर ऐसा इस शब्द का प्रयोग, भूगोल का शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है, तो वो मिलता है पुराणों में। और सूर्य सिद्धांत में भी इस शब्द का वर्णन है। और हमने ये भी पढ़ा था कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक ज्ञान था वो कितना विस्तृत था और उनको कितना नॉलेज था, बहुत वाइड नॉलेज था। उनसे ही अरबियों ने, ग्रीक जो लोग थे, उन्होंने ये आगे अपना आविष्कार किया, उसको विकास किया। और ऐतरेय ब्राह्मण में भी हमने पढ़ा था जो पृथ्वी की आकृति है वो मंडलाकार बताई है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आपको जो पीछे जो आपने सीखा उसको रिलेट करते हुए चलना है, नहीं कि उसको भूल जाना है। तो इसमें पृथ्वी की आकृति बताई थी मंडलाकार या मंडलाकार। तो पृथ्वी की आकृति वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन जो भी है वो। तो इसकी भी टेबुलेटेड लिस्ट दी हुई है आपको, तो आप उससे इजीली याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। यहाँ एक साइड में मैच द कॉलम क्वेश्चन है, इधर क्षेत्र या योगदान जो जिनका क्षेत्र है वो दिया गया है, इधर भूगोलता दी गई है। तो आपको बताना है कि किसका किस क्षेत्र में है। तो देखते हैं, ए ऑप्शन है क्षेत्र वर्णी या कोरोलॉजी। क्षेत्र वर्णी या कोरोलॉजी का वर्णन इसमें से किसने किया, मैं बोल देती हूँ, तब तक आप अपना मैच कर लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन बी में है मानचित्रवेता कौन थे इनमें से। थर्ड है सी इतिहासकार कौन थे और भौतिक भूगोलवेता कौन थे। तो आप देख सकते हैं कि भूगोल में क्षेत्र वर्णी लेखों की नींव डालने वाला जो भूगोलवेता था वो हमने पढ़ा था, एज इट इज नोट्स में लाइन लिखाई हुई है आपको। और कोरोलॉजी या कोरोलॉजिकल साइंस बोलने वाला भूगोल को कौन भूगोलवेता था तो वो भी आपको बताई हुई है। तो शायद आपको आ गया होगा याद। तो हमने पढ़ा था स्ट्रैबो टोलेमी रोमन थे और हेरोडोटस है वो ग्रीक थे और मानचित्रवेता थे टोलेमी। और नेक्स्ट इतिहासकार, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहासकार तो यही होंगे। और अगर इसमें हेरोडोटस नहीं होगा, अगर मसूदी दिया होता, अल मसूदी दिया होता, किताब जिनकी थी धन बहाव वाली गोल्डन विडोज, अगर वो दिया होता तो वो होता है यहाँ पर आंसर, क्योंकि उसको अरब का हेरोडोटस कहा जाता है, वो भी इतिहासकार थे। तो अगर हेरोडोटस नहीं होते हेरोडोटस नहीं होते तो यहाँ पे वो अल मसूदी या फिर और कोई दिया होता तो अपने देख लेते, पर हेरोडोटस है तब तो यही ऑप्शन में है। नेक्स्ट है भौतिक भूगोलवेता। ये इतिहासकार में अपने कॉलम मैच कर दिया था हेरोडोटस का। भौतिक भूगोलवेता है वो फिर बचा ही एक पोसिडोनिक्स। तो कई बार क्या होता है कि एग्जाम में भावुक नहीं होना है, एग्जाम में आप भावुक होकर क्या करते हो कि ए बी सी डी चारों, कई बार ऐसा होता है कि 2 से ही सेट हो जाता है कि हाँ ये 2 ऑप्शन अगर मैच हो रहे हैं तो अपना क्वेश्चन सही हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि 1 से ही हो जाता है, तो है ना, अगर 2 से मैच हो जाए तो आप चारों मिला के मत देखना ना, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसे हो जाता है कि हाँ अपने को आता है, तो अगर टाइम की शॉर्टेज है तो आप 2 ऑप्शन अगर हो रहा है, अपने को आंसर मिल रहा है, तो आप नेक्स्ट आगे चलो ना, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे एग्जाम में जो आपको पजल करेंगे, उन पे ज्यादा टाइम चाहिए होगा। तो अगर इजी क्वेश्चन है तो आप 2 से या 1 से हो रहा है तो टिक करके आगे बढ़ो।
तो नेक्स्ट अपने देखते हैं भौतिक भूगोलविद्या। आपने देख लिया पोसिडोनियस। पोसिडोनियस की बुक थी द ओशियन, आपने पढ़ा था बहुत अच्छे से, द ओशियन या महासागर इनकी बुक थी। और ये भौतिक भूगोलविद्या थे। इनके जो वर्णन थे, इन्होंने नदियों के बारे में भी बताया था और इन्होंने ये भी बताया था कि उष्ण कटिबंध है वो इतने उष्ण भी नहीं है कि वहां पर बसा ना जा सके। और इन्होंने पृथ्वी की परिधि की भी गणना की थी 18,000 मील। तो इन्होंने दो गलतियां, बेसिकली दो काम किए थे, जो एक तो गलत था जो वो मान लिया गया था और जो सही था वो नहीं माना गया था। ये बात मैं 6ठी या 7वीं बार रिपीट कर रही हूँ। तो आपको पता होगा कि 18,000 मील इन्होंने परिधि बताई थी और उष्ण कटिबंध में रहने वाले लोगों के बारे में बताया था। तो एक बार मैं और लिख देती हूँ ताकि आपके और क्लियर हो जाए। उष्ण कटिबंधीय अधिवासों के बारे, उष्ण कटिबंध के बारे में बताया था कि वो निवास योग्य है, वहां भी लोग रह सकते हैं, ऐसा बताया था इन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मानचित्र कला में सर्वाधिक योगदान किस विद्वान का है? तो आपको ऑप्शन, आपके पास टाइम है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हो इसको, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मानचित्र कला में अगर हम देखें सबसे ज्यादा, तो हम 4 ऑप्शन में पहले देख लेते हैं। अगर आपको डायरेक्ट आ रहे हैं तो ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप एलिमिनेशन जो मेथड है उसको काम में ले सकते हैं। जैसे कि 4 ऑप्शन है तो आप एलिमिनेट करते चलिए कि ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अपने देखते हैं एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर जो थी वो क्या थे? एनेक्सिमेंडर और थेल्स दोनों ही कौन सी थी? जो गणितीय भूगोल थे उसके संस्थापक थे। तो इनका मानचित्र कला में योगदान नहीं था। थेल्स और एनेक्सिमेंडर गणितीय भूगोल में इनका योगदान है, गणितीय भूगोल में। और टोलेमी रोमन विद्वान है और इनका योगदान मानचित्र कला में है। इन्होंने मानचित्र कला के और प्रक्षेप के बहुत अच्छे सिद्धांत दिए थे। हमने यहाँ देखा भी था, मानचित्र प्रक्षेपों व विश्व मानचित्रों का वर्णन था इन्होंने कौन सी बुक में किया था? द ज्योग्राफी एंड आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी में इन्होंने इसका वर्णन किया था, जिसे भूगोल की गाइड भी कहा जाता है। तो आप ये थोड़ा ध्यान रख लेना। बुक का नाम क्या था? द ज्योग्राफी। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप, ये इनकी ये बुक थी। 26 मानचित्र थे इसमें। और नेक्स्ट है हेरोडोटस। हेरोडोटस हिस्ट्री से रिलेटेड इनका काम था और इन्होंने जनजातियों के बारे में बहुत बताया था। जो यायावर होते हैं, नोमाड्स बोलते हैं जिनको, तो जो नोमैडिक जो कल्चर है उनके बारे में इनका वर्णन बहुत अच्छा था। और अफ्रीका की जितनी भी जनजातियां थी उनके बारे में इन्होंने बताया था और इनके ही काम को आगे कॉपी करने की कोशिश करी गई थी। और हेरोडोटस को फेबल मॉन्गलर भी कहा गया था, मनगढ़ंत कहानीकार। तो इनके आलोचकों ने ये भी कहा था, ये भी पूछा जा सकता है। तो इनका काम मानचित्र कला में नहीं था। इनके मानचित्र तो इतने विकृत थे कि इन्होंने नील नदी का उद्गम है वो एटलस पर्वत बताया था और सिंधु और गंगा नदी का भी इनको अस्पष्ट ज्ञान था। तो थोड़ा सा ये देख लेना आप। हिपार्कस था। हिपार्कस का जो बेसिकली जो योगदान था, एस्ट्रोलेब यंत्र का आविष्कार किया था और इन्होंने प्रक्षेप से रिलेटेड भी इनका काम था। इक्विनोक्स, अपभू, उपभू और अपसौर, उपसौर, उनके बारे में इन्होंने गणना करी थी। और त्रिकोणमिति के सिद्धांतों और परिमेयों का भी इनको अच्छा नॉलेज था। तो हिपार्कस का भी योगदान क्या है? मानचित्र कला में तो नहीं है और प्रक्षेप निर्माण में इनका योगदान है। तो आपको 4 ऑप्शन क्लियर हो रहे होंगे। जिनको नहीं आ रहे उनके लिए चारों जो ऑप्शन है वो एक्सप्लेन किए मैंने। नेक्स्ट अपने देखते हैं, अल इद्रिसी का मुख्य योगदान का क्षेत्र है। अल इद्रिसी के मुख्य योगदान का क्षेत्र, अल इद्रिसी जो थे अरब भूगोलविद्ता थे। और अल इद्रिसी के नाम से आपको क्या याद आ रहा है? थोड़ी सी कहानी सी बताई थी मैंने। अल इद्रिसी के नाम से आपको याद आ रहा होगा, रोजर द्वितीय है, उनकी जो तलवार थी उस पे इन्होंने मैप बनाया था। तो मैप बनाया था तो ये क्या थे? कार्टोग्राफर थे और इनका क्षेत्र था वो क्या था? कार्टोग्राफी। डायरेक्ट याद आ रहा है। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि अरब भूगोलविद्ताओं में कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। तो अरब में हमने पढ़ा था, अरब का हेरोडोटस किसे कहा जाता है? अल मसूदी को। अरब का हेरोडोटस कौन था? अल मसूदी। तो ऐतिहासिक भूगोल में योगदान वाले कौन हो जाएंगे? मसूदी। और भौतिक भूगोल में योगदान देने वाले फादर ऑफ अरब ज्योग्राफी अवेसिना या इब्न सीना।
अवेसिना भी नाम आ सकता है। अवेसिना जो यूरोपियन जो विद्वान थे उन्होंने इब्न सीना को अवेसिना या अविसिना बोला था। तो आप कंफ्यूज मत होना, भौतिक भूगोल में योगदान था इब्न सीना और अवेसिना में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अविसिना या अवेसिना, दोनों नाम आ सकते हैं, अविसिना। और इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इनकी ट्रिक भी बनाई थी हमने कि जब कोई बच्चा है वो प्राउड का काम करके आता है तो फादर का सीना चौड़ा हो जाता है, तो इस हिसाब से अपने ट्रिक से भी याद रखा था इनको। और इब्न हकल जो हकलाकी रूट बताता था वो भी भौतिक भूगोल से रिलेटेड था और बेसिकली उनका काम प्रादेशिक भूगोल पे था, तो वो प्रादेशिक भूगोल लेता थे। कौन? इब्न हकल। और कार्टोग्राफी में आपने देख लिया इद्रिसी का काम था। रोजर द्वितीय के टाइम इन्होंने सिल्वर मैप बनाया था। सिल्वर मैप के लिए ये फेमस है, तो आपको याद रह जाएगा। अल इद्रिसी का जो वर्क था वो इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, एन अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड, ऐसे इनकी बुक थी, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। और खगोल विज्ञान में बेसिकली जितने भी अरब विद्वान थे उन सब का योगदान खगोल विज्ञान में है। तो खगोल विज्ञान का बहुत विकास हुआ था अरब जगत में। और अल बरूनी था, वो भी खगोलज्ञ था, मानचित्रकार भी था, गणितज्ञ भी था, तो खगोल विज्ञानी उसको भी ले सकते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, निम्न चिंतकों को कालानुक्रम व्यवस्थित करो। तो ये जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट है उसका फेवरेट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से है, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। आपके पास मैथ ये वाले बहुत क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। मैं ये नहीं बोली कि पर्टिकुलर इसी में से आते हैं, कोई भी, जैसे अपने 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से किसी में भी आ सकता है। जैसे पिछली बार जो एग्जाम हुआ था तो उसमें आया था एग्रीकल्चर ज्योग्राफी थी, उसमें से साइंटिस्ट के नाम थे, चिंतकों के नाम थे और उनको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। और ये वाले क्वेश्चन भी ऐसे रिपीट होते हैं। अंधकार युग और इन युगों का भी पूछ लेते हैं कि कौन सा युग पहले आया था, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अब अपने देखते हैं इसमें, अब इसको अगर अपने को बिल्कुल भी नहीं आता है, मान लो ये मैंने थोड़ा इसमें लिख दिया, आपको आइडिया हो जाए इसका या टाइम का, बट अगर अपने को कुछ भी नहीं आता है कि क्या करें, अपने तो किसी का भी याद नहीं है, कब जन्म हुआ कब मृत्यु हुई, नहीं याद रहता, सिंपल सी बात है, ह्यूमन माइंड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले कौन आए थे? ग्रीक आए थे, ग्रीक के बाद रोमन आए थे, रोमन के बाद अरब आए थे, अरबों में भी पहले अंधकार युग आया था, फिर पुनर्जागरण, खोजों का काल। तो इस प्रकार से जर्मन ऐसे याद रख लेंगे अपने। तो सबसे पहले कौन आए थे? ग्रीक या यूनानी आए थे। तो ग्रीक या यूनानी आए थे, तो सबसे पहले यूनानी में ये तो याद रह जाएगा कि कौन ग्रीक था और कौन रोमन था, कौन अरब था। अरब वालों के तो नाम से पता चल रहा है। और अगर आपको रोमन और ग्रीक में कंफ्यूज हो रहा है, तो जो रोमन वाले, रोम छोटा सा नाम है, तो छोटे छोटे नाम है इनके, स्ट्रैबो, टोलेमी, इस प्रकार से। और इनके बहुत बड़े बड़े नाम है, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, ये यहाँ तो सेट हो रहे हैं ज्यादा। थेल्स में मत चले जाना, थेल्स है वो ग्रीक है, क्योंकि थेल्स ऑफ मिलेटस और ये जो एनेक्सिमेंडर है, थेल्स और एनेक्सिमेंडर, ये दोनों हमने पहले से पढ़ ली थी। तो अगर आप अपने नोट्स के हिसाब से चलोगे तब भी हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। तो हमने सबसे पहले किसको पढ़ा था? थेल्स को पढ़ा था, फिर एनेक्सिमेंडर को पढ़ा था, फिर इरेटोस्थनीज को पढ़ा, नहीं उससे पहले हेरोडोटस को पढ़ा था, फिर इरेटोस्थनीज को पढ़ा था। और इधर स्ट्रैबो, टोलेमी में से सबसे पहले हमने स्ट्रैबो को पढ़ा था। और स्ट्रैबो जो थे वो ग्रीक परंपरा के विद्वान थे, इनका जो भी जो लिटरेचर है वो ग्रीक में है, ग्रीक लैंग्वेज में है। तो अपने इसको भी याद रख सकते हैं कि पहले स्ट्रैबो और टोलेमी में सबसे पहले कौन आएगा? स्ट्रैबो आएगा, फिर टोलेमी आएगा। इधर देखें तो सबसे पहले हेरोडोटस, हेलिकार्नेसस नगर, टर्की, एशिया माइनर, जो काला सागर जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां इनका जन्म हुआ था। तो इसको हम थोड़ा याद रखेंगे। पहले 1 नंबर पे आएगा हेरोडोटस, 2 नंबर पर है इरेटोस्थनीज, और स्ट्रैबो और टोलेमी में सबसे पहले है स्ट्रैबो। तो 3 और 4, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 3 4 1 2। ए नहीं, ऐसे आएगा सी डी ए बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन, असेरेशन रीजन वाले क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ टाइम अपने छोड़ देते हैं इनको हार्ड समझ के, तो इनको एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, अपने को छोड़ना नहीं है डायरेक्ट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2011 में पूछा हुआ है, असेरेशन रीजन वाले, ये दोनों क्वेश्चन ही दिसंबर 2011 में आए हुए हैं।
तो इसमें असर्शन है, उसमें है कथन है भूगोल में पर्यावरणीय निश्चयवाद का संबंध प्रमुखतः प्रजातीय वितरण व जलवायु से है, क्योंकि पर्यावरणीय निश्चयवाद उपनिवेशवाद का दर्शन था। इसको अगर इसका एक्सप्लेनेशन है क्या ये चेक करने के लिए, और पर्यावरणीय निश्चयवाद उपनिवेशवाद का दर्शन था, इसलिए भूगोल में पर्यावरणीय निश्चयवाद का संबंध प्रमुखतः प्रजातीय वितरण व जलवायु से है। तो आप क्योंकि है इसलिए से लगा के देख सकते हैं इसको। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने पर्यावरणीय निश्चयवाद कब से शुरू किया था, कहाँ पढ़ा था। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको याद आ जाएगा अरस्तु पोसिडोनियस वाला विवाद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने पोसिडोनियस के बारे में बार बार क्यों बात करी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो अपने को एक अंडरस्टैंडिंग है, वो अपने लेवल है, वो एक अपर रखना पड़ेगा। तो असर्शन में अपने देखते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद का संबंध है, वो हमने पहले अरस्तु और पोसिडोनियस मतलब बहुत पुराने काल से चला आ रहा है। तो उपनिवेशवाद का दर्शन तो ये नहीं है, तो अपना रीजन तो गलत हो गया। और इसको और चेक कर लेते हैं आगे स्टेटमेंट को, का संबंध प्रमुखतः प्रजातीय वितरण व जलवायु से। तो ये अरस्तु ने भी कहा था, अरस्तु ने कहा था कि जो उष्णकटिबंध है वो निवास योग्य नहीं है, अधिवास योग्य नहीं है। पोसिडोनियस ने कहा था है। और इसी विवाद में आगे चलते चलते अरब जो विद्वान थे उन्होंने भी बहुत सारी जनजातियों का वर्णन किया था, उन्होंने भी बताया था। और हेरोडोटस ने भी जनजातियों पर बहुत काम किया था, तो हेरोडोटस ने भी बताया था। मूक व्यापार पढ़ा था हमने, और जनजातियों के बारे में इन्होंने बेसिकली बहुत वर्णन किया था। तो इब्ने हकल थे, वो प्रथम पर्यावरणीय निश्चयवादी पढ़े थे हमने। इब्ने हकल ने वो जो मुकद्दिमा लिखी थी इब्ने खालदून, तो इब्ने खालदून को आपने पढ़ा था। प्रथम जो अरब जगत था उसमें थे वो, और प्रथम पर्यावरणीय निश्चयवादी थे इब्ने खालदून। इब्ने खालदून को अपने उसमें अरब जो ज्योग्राफर पढ़े थे उनमें सबसे लास्ट में पढ़ा था। इब्ने हकल तो प्रादेशिक भूगोलवेत्ता थे जो कि हकला के रूट बताते थे, तो को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये अपना स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ए सही है और आर गलत है, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। हाँ, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि उपनिवेशवाद का मतलब होता है कॉलोनी बनाना, किसी देश में किसी देश के जो रिच मान सकते हैं आप, या फिर जो इंटेलेक्चुअल है वो दूसरे देश में जाकर वहां के लोगों पर अपना आधिपत्य जमा लेना, उनकी संपत्ति पे अधिकार कर लेना, इस प्रकार से उपनिवेशवाद कोलोनिज्म बोलते हैं जिसको, कॉलोनियां बना लेना। जैसे कि फ्रेंच जो थे उन्होंने कॉलोनियां बनाई थी, पुर्तगालीज ने बनाई थी, डच जो आए थे इंडिया में, ब्रिटिश जो आए थे उन्होंने कॉलोनियां बनाई थी। तो इसका उपनिवेशवाद का ये मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 8। स्ट्रैबो की कृति मुख्य रूप से ग्रीक लोगों द्वारा ज्ञात विश्वकोशीय विवरण था। ये भी जून 2011 का क्वेश्चन है। ऊपर वाले दोनों हैं वो दिसंबर 2011 के हैं, ये असर्शन रीजन वाला, और जो 8th है वो है जून 2011 का क्वेश्चन है। इसमें है कि स्ट्रैबो की कृति थी जो ज्योग्राफी का थी या ज्योग्राफी का थी, वो निबंधों के रूप में लिखी हुई है, और उसमें अपने अलग अलग खंडों का अपने जो जिल्द है या जो वॉल्यूम है उनके बारे में हमने पढ़ा था। 17 जो खंड थे उसमें, और उसमें अलग अलग खंडों का वर्णन भी पढ़ा था हमने। तो वो क्या थी बेसिकली, वो जो इरेटोस्थनीज के जो कार्य किए हुए थे, या इनसे जितने भी पहले जो विद्वान थे, जिन होमर था, तो उन सब का वर्णन था उसमें। तो ये क्या हो गई कि ग्रीक लोगों द्वारा ज्ञात विश्वकोशीय, ग्रीक लोगों का जो ज्ञान था उसी को मॉडिफाई करके इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो हमने पहले में जो इनका पहला पार्ट था उसमें लिखा हुआ भी था, इंट्रोडक्शन था पहले पार्ट में। तो जो इंट्रोडक्शन था वो क्या था, पूर्व में जितने भी कार्य किए गए थे उनका सिंहावलोकन था, मतलब उनकी ही एक समीक्षा थी या उन पर एक दृष्टि डाली गई थी, ये मान सकते हैं। सिंहावलोकन का मतलब होता है पीछे जितने भी जो टॉपिक है या जो कार्य किए हुए उन पर दृष्टि डालना। तो ज्ञात विश्वकोशीय विवरण था, ये सही है बात। नेक्स्ट, और इस पुस्तक ने भूगोल संबंधी लेखन के लिए आधार प्रदान किया। तो ये भी है बात कि ये जो भूगोल थी, जो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसमें क्या था इन्होंने कि एक सामान्य व्यवस्थित क्रमबद्ध किस प्रकार से अध्ययन किया जाए उस विषय का, इसके नियम इन्होंने बताए थे। तो इसलिए इस बुक ने आगे जो लेखन कार्य होना था उसके लिए एक सुव्यवस्थित, एक मजबूत नींव की, आधार की शुरुआत करी थी। तो ये भी सही है, ए भी सही है और आर भी सही है।
दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ज्योग्राफी का शीर्षक से कई ग्रंथ लिखने वाला लेखक कौन था? तो अब आप देखिए, ज्योग्राफी का है वो इरेटोस्थनीज ने भी लिखी है और स्ट्रैबो ने भी लिखी है। तो 1 मिनट का टाइम मिल सकता है आपको कि आप सोच लीजिए इसमें कौन सी ज्योग्राफिका की बात हो रही है। और अगर आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर भी आप इसको कमेंट में डाल के मेरे से फिर से पूछ सकते हैं अगर आपके कोई डाउट रह जाए। तो आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? ज्योग्राफी का शीर्षक वाली बुक है वो कौन सी होनी चाहिए? उसका लेखक कौन सा होना चाहिए? इरेटोस्थनीज होना चाहिए या स्ट्रैबो होना चाहिए? देख लीजिए, इरेटोस्थनीज ने जो ज्योग्राफिका लिखी थी वो 3 खंडों में लिखी थी और जो स्ट्रैबो ने जो लिखी थी वो 17 खंडों में नहीं लिखी थी, 17 निबंधों के रूप में या 17 वॉल्यूम के रूप में लिखी थी। अगर आपने उस टाइम इस शब्द पे ध्यान दिया हो तो मैंने हर बार जो 17 जो अलग अलग उनका विवरण दिया था, तो मैंने खंड, भाग, वॉल्यूम, जिल्द ये नाम भी मैंने लिए थे, वॉल्यूम और जिल्द नाम भी लिए थे। तो मैंने उस टाइम इसीलिए लिए थे कि आगे अगर कोई क्वेश्चन बने तो आपके माइंड में डायरेक्ट कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, इसलिए मैंने इन सारे शब्दों का पहले ही प्रयोग किया था। तो आप देख लीजिए, इसमें लिखा है कि कई ग्रंथ लिखने वाले, तो कई ग्रंथ हो गए ना। इरेटोस्थनीज ने तो 3 खंड लिखे थे, तो यहाँ आपको कंफ्यूज मत होना। इरेटोस्थनीज ने तो ज्योग्राफी का जो लिखी थी वो 3 खंडों के रूप में लिखी थी और इन्होंने 17 वॉल्यूम लिखे थे। 17 वॉल्यूम भी कह सकते हैं उनको, और भौगोलिक निबंध थे ऐसे, बेसिकली वो क्या थे? भौगोलिक निबंध। तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भौगोलिक निबंधों के रूप में या लेखों के रूप में लिखी थी, इसमें कई ग्रंथ लिखा है ना, निबंधों के रूप में। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना और आप बता सकते हैं आपने क्वेश्चन सही किया या गलत किया, मुझे भी पता चल जाए आपका नॉलेज क्या है, आपकी कैचिंग पावर है। नेक्स्ट है किस, आपको समझ में आ गया होगा ना, तो इसका आंसर होगा स्ट्रैबो। स्ट्रैबो, इरेटोस्थनीज नहीं होगा, इसका आंसर स्ट्रैबो होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किस विद्वान ने भारत में अनेक वर्ष व्यतीत किए और भारत पे एक ग्रंथ लिखा? तो आप इसका आंसर भी सोचिए क्या होना चाहिए? अल बरूनी होना चाहिए, अल मसूदी होना चाहिए, और इब्न बतूता भी भारत आया था। तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए बताइए आप? इब्न बतूता थे वो तुगलक के समय भारत आए थे, और अल मसूदी है वो महमूद, अल बरूनी है वो महमूद गजनवी के समय भारत आए थे, और अल मसूदी भी आए थे। अल मसूदी ने भी भारत पर ग्रंथ लिखे थे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे थे अपने कि कौन सा अरबी विद्वान था जो भारत में लंबे समय तक रहा था और उसने भारत पर एक ग्रंथ भी लिखा था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा अल बरूनी। अल बरूनी जो थे वो भारत में अधिकतर काफी लंबे समय तक रुके थे, और उनका जो ग्रंथ था वो तारीख ए हिंद या किताब हिंद उनका जो ग्रंथ था। अबू रेहान अल बरूनी है वो, उनको पॉलीमैथ कहा जाता है। पॉलीमैथ का मतलब होता है बहुज्ञ, जिसको सब कुछ पता हो। तो ये एक बहुत ही वास्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, ये गणितज्ञ थे, मानचित्रकार थे और भूआकृति विज्ञानी भी थे। तो इस प्रकार से इनको अरब जगत में पॉलीमैथ कहा जाता था। अल बरूनी, अल बरूनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है अल बरूनी। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्लियर हो गया होगा कि कौन सा विद्वान था जो भारत में लंबे समय तक रहा था, भारत पर किताब लिखी थी, और हमने इनका बहुत अच्छे से वर्णन पढ़ा है। हमने देखा था कि भारत में जो जितने भी प्राचीन ग्रंथ थे संस्कृत से संबंधित, जैसे पाणिनि का इन्होंने अनुवाद किया था। मैं अगर यहाँ थोड़ा लिखना चाहूँ तो पाणिनि का जो ग्रंथ था उसका इन्होंने, पाणिनि का जो ग्रंथ था उसका अनुवाद किया था अरबी में। तो भारत के कई सारे जो भारतीय प्राचीन ग्रंथ थे जो संस्कृत में लिखे हुए थे, उनका अरबी में विद्वान इन्होंने वर्णन किया था। किताब अल सैयदना इन्होंने लिखी थी, जो कि चिकित्सा से संबंधित किताब थी, बुक थी, इनकी ग्रंथ था। और एक इन्होंने जवाहिरात नाम से लिखी थी, तो वो खनिजों से संबंधित थी। वेस्टिज ऑफ द पास्ट लिखी थी। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा था, और भारतीय जो साहित्य था उसका अरबी में अनुवाद किया था। तो अल बरूनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पॉलीमैथ कहा जाता है इनको, पॉलीमैथ। पॉलीमैथ का मतलब होता है बहुज्ञ। आपने उस वीडियो में भी देखा होगा, और अगर आपको कोई डाउट है कहीं भी तो आप उस वीडियो को जाकर फिर से देख सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये अल्बेरोनी को कहा जाता है पॉलीमेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची है, 2 सूची दी हुई है और आपको मैच करना है कि कौन सा जो विद्वान है उसकी बुक कौन सी है। तो इसमें है स्ट्रैबो, सोलिनस, पोम्पोनियस मेला और फर्मेनियस। तो इसमें मैंने 2 जो नाम है वो पहले मैंने नहीं कराए हैं, तो आप उनको ऐड कर लो, इसलिए यहाँ उनको लिया गया है ताकि नोट्स में आप ऐड कर पाओ। तो सोलिनस को हमने पढ़ा था, पोम्पोनियस मेला को नहीं पढ़ा था, ये रोमन है। और जो फर्मेनियस है वो जो अंधकार युग के, और ये है भूगोलवेता है। फर्मेनियस है वो है अंधकाल के, अंधकाल था जो डार्क एज थी उसके ये है फर्मेनियस। तो आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना फर्मेनियस को और पोम्पोनियस मेला को। अंतिम रोमन साम्राज्य का ये अंतिम भूगोलवेता थे पोम्पोनियस मेला। पोम्पोनियस मेला का जो टाइम है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। मेला से आप समझ जाओगे, मेला जो थे वो रोमन थे और इनका टाइम है वो 15 AD से 45 AD है। और अंतिम रोमन ये थे भूगोलवेता थे, रोमन साम्राज्य अंतिम रोमन भूगोलवेता थे, या रोमन साम्राज्य के अंतिम भूगोलवेता थे। तो देख लीजिएगा, आप इसको ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। और इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जब भी आप वीडियो को देखें तो एक साथ पूरा देखें और नोट्स को अपनी एटलिस्ट को साथ लेके रखें, ताकि उसमें कुछ भी ऐड करना हो तो आपको बाद में याद नहीं रहे। तो इससे अच्छा आप एट द टाइम ही उसको नोट कर लो। तो पोम्पोनियस मेला को आप ऐड कर लेना, टाइम लिख लेना इनका, और अंतिम रोमन भूगोलवेता थे। और इनकी 2 बुक थी, ये आप यहाँ देख चुके होंगे, डी कोरोग्राफिया और कॉस्मोग्राफी। डी कोरोग्राफिया और कॉस्मोग्राफी, तो ये आप उसमें नोट कर लेना अपने नोट्स में। और नेक्स्ट अपने देखेंगे इसमें जो फर्मेनियस है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। अंधकार युग के प्रमुख भूगोलवेता थे ये। कॉस्मोग्राफी आप इसको नोट कर लेना। और अब अपने 2 के हिसाब से भी मैच कर सकते हैं, क्वेश्चन तो अपना करेक्ट हो जाएगा, पर अपने को बाई चांस मान लो ऑप्शन ऐसे हो कि चारों के चारों या 3 तो अपने को एटलीस्ट करने पड़े, तब अपने प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस हिसाब से देखें तो स्ट्रैबो है, स्ट्रैबो की बुक है हिस्टोरिकल मेमोयर, ये 43 खंडों में लिखी गई थी। तो आपको शायद याद होगा, अगर याद नहीं हो तो आप नोट्स में फिर से चेक कर सकते हैं। 43 खंडों में लिखी गई थी। और सोलिनस जो था वो भी रोमन था और इनकी बुक थी रेरम मेमोरेबिलियम, आपको याद होगा। और डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड, इसका अर्थ होता है सृष्टि वर्णन। रेरम मेमोरेबिलियम का अर्थ होता है सृष्टि वर्णन या डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड। तो ये याद रखना है आपको। और इसके साथ ही अपने एक पढ़ा था, टायर्स का भी एक विद्वान पढ़ा था। और नेक्स्ट अपने देखते हैं फर्मेनियस पे आते हैं। अपने फर्मेनियस जो था वो अंधकार युग का कवि था और भूगोलवेता था बेसिकली। और फर्मेनियस ने क्या बताया था, वही T/O मैप चल रहे थे उस टाइम। ऑर्बिस टेररम, T/O का मतलब था ऑर्बिस टेररम, जो पृथ्वी है उसको महासागर से घिरी हुई बताया था, और जो ज्ञात विश्व की सीमा है उसको O से बताया था। तो आप याद रख लेना, यहाँ जो ये वाला जो तना है या जो ऊर्ध्वाधर जो है, यहाँ पर भूमध्य सागर था और यहाँ पर काला सागर, लाल सागर, यहाँ काला सागर और नील नदी, और यहाँ लाल सागर और नील नदी। लाल और नीला ऐसे याद रख लेना ना, लाल नीला इधर था और काला डोन यहाँ था। अच्छी ट्रिक बन गई ना, काला डोन, और यहाँ पर भूमध्य सागर था। लाल नीले इधर और काला डोन इधर था। और ये T/O मैप थे उस टाइम के, और बहुत ही मतलब इतने कपोल कल्पना भरी हुई थी कि सांप भी बना दिए, जानवर भी बना दिए, कुछ भी बना दिया इस वाले मैप में। स्वर्ग दिखा दिया था, ऊपर स्वर्ग दिखा दिया था ज्ञात विश्व के बाहर, और जेरूसलम को केंद्र में दिखाया था। पर बेसिकली ये था कि जो मैप थे वो शेप में इस प्रकार से थे, मोस्टली यही थे, बाकी आयताकार भी थे, अंडाकार भी शेप थे, चपटी दस्ती नुमा तो माना ही था उस टाइम। तो इस प्रकार से फर्मेनियस भी आ सकता है, आप इसको थोड़ा सा ऐड करके चलना। फर्मेनियस था वो अंधकाल का भूगोलवेता था और उसकी बुक थी वो थी क्रिश्चियन टोपोग्राफी। तो फर्मेनियस को याद रख लेना।
और पोम्पोनियस मेला की यहाँ पर 2 बुक लिखी है, पोम्पोनियस मेला की, कॉस्मोग्राफी और डी कोरोग्राफिया। तो आप इसको भी ऐड कर लेना नोट्स में। नेक्स्ट अपने देखेंगे कि 12th क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान में किस अरब विद्वान का योगदान है। अब देखिए अरब योगदान, अरब विद्वान पूछा है तो अल मसूदी है। अल मसूदी को हमने पढ़ा था, इनकी बुक है धन बहावली, जिसको गोल्डन विडो भी बोलते हैं। तो किताब मुराज अल धन बहाव ऐसे करके इनकी किताब है। और बरूनी थे जो, उनका अपने वर्णन इस वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। और अविसीना यूरोपियन जो थे, इनको अविसीना बोलते हैं, इनका नाम था इब्ने सीना, फादर ऑफ अरब ज्योग्राफी कहा जाता है। और खालदून थे, इन्होंने 14 जलवायु प्रदेश बताए थे, 14 जलवायु प्रदेश बताए थे इब्ने खालदून, सॉरी खालदून ने बताए थे। जो 14 जलवायु प्रदेश बताए थे वो मकदूसी ने बताए थे। तो ये जलवायु प्रदेश वाला भी आपको याद रखना पड़ेगा। 14 जो जलवायु प्रदेश बताए थे वो मकदूसी ने बताए थे, याद रखना है आपको। खालदून जो थे वो प्रथम नियतिवादी या प्रथम पर्यावरणवादी चिंतक थे। खालदून जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो प्रथम पर्यावरणवादी या मानव भूगोलिका भी कह सकते हैं, प्रथम पर्यावरणीय नीतिवादी कवि थे ये, भूगोलिका थे, प्रथम पर्यावरणीय नियतिवादी, पर्यावरणीय नियतिवादी। तो इसको ध्यान में रख लेना। और इनके जो खालदून है, इनकी बुक थी मुकद्दिमाह। मुकद्दिमाह के 6 खंड थे, हमने पढ़ा था मुकद्दिमाह। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि खाना खा ले वरना मुकदमा कर दूंगा, ऐसा करके आप इसको याद रख सकते हो। मुकद्दिमाह, मुकद्दिमाह थी वो 6 खंडों में लिखा गया था। इसको 6 खंडों में, 6 खंडों का भी आगे हमने थोड़ा सा पढ़ा था। जनजाति के बारे में था, मानव व्यवसाय के बारे में था, राजनीति के बारे में था। बेसिकली ये राजनीतिकार थे, राजनीतिकार। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, राजनीतिकार। ये क्या है, नामों में कंफ्यूज हो जाता है, मकदूसी, मसूदी। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। खाना खा ले वरना मुकदमा कर दूंगा। और मकदूसी जो थे वो थे 14 जलवायु खंडों में बांटने वाले मकदूसी। तो अविसीना, इब्ने सीना हमने पढ़ लिया, फादर ऑफ अरब ज्योग्राफी। तो भू आकृति विज्ञान जो थे, जो पॉलीमैथ जो हमने बताया था, जिसको बहुज्ञ भी बोलते हैं, पॉलीमैथ, अरब जगत का पॉलीमैथ अल बरूनी को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक समय बिताने वाला, सर्वाधिक ग्रंथ भी इनके पढ़े हमने। तो ये है इनका भू आकृति विज्ञान में, गणितीय भूगोल में, मानचित्र कला में इनका योगदान था, और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कि भूगोल मानचित्र निर्माण कला वर्णन से संबंधित विज्ञान है, यह कथन किसका है। अपने पेपर में डायरेक्ट ये कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, और कई बार बहुत समस्या हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि ये कथन कहाँ से आया है, ना तो अपने नोट्स में होता है, ना ही हमने कहीं पढ़ा होता है। तो आज के पेपर में, आज का जो अपने टेस्ट है, इसमें हमने बहुत सारे कथन वाले क्वेश्चन इसीलिए शामिल किए हैं कि आपको एक एटलीस्ट आपने एक बार देखा तो हो उन क्वेश्चंस को। तो आप देख लीजिए कि भूगोल मानचित्र निर्माण कला वर्णन से संबंधित विज्ञान है, यह कथन है। अगर कोई कथन नहीं पता हो, कभी नहीं देखा हो, तो उसका थोड़ा सा आइडिया लगाया जा सकता है कि अगर ये मानचित्र निर्माण कला से कह रहा है, तो मानचित्र निर्माण में अगर ग्रीक वाले हैं तो उनमें देख लेंगे, अगर रोम वाले हैं तो उनमें देख लेंगे। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट कथन आप याद रख लेना, ये टोलेमिक का है, टोलेमी का। क्योंकि टोलेमी जो था उसने वही था, मानचित्रकार था, फेमस मानचित्रकार था। और इन्होंने जो बुक लिखी थी द जियोग्राफी एंड आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी, जिसे भूगोल की गाइड भी कहा जा सकता है, उसमें 26 मानचित्र बनाए थे और प्रक्षेप से संबंधित नियम दिए थे। नेक्स्ट अपने देखते हैं, ये असरेशन रीजन वाला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला। इसको आप अच्छे से देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। असरेशन है कथन, यूनान रोम की भूमध्य सागरीय सभ्यताएं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कैलिफोर्निया में विकसित नहीं हुई, क्यों? बताइए क्यों? 1 मिनट का आपको टाइम है, तब तक मैं रीजन पढ़ देती हूँ। समान भौतिक जलवायविक दशाएं सदैव एक सी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न नहीं करती। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि यूनान रोम की भूमध्य सागरीय सभ्यताएं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कैलिफोर्निया में विकसित नहीं हुई, क्योंकि समान भौतिक जलवायविक दशाएं एक से प्रतिक्रियाएं उत्पन्न नहीं करती।
तो अब आप थोड़ा सा देख सकते हैं, इसको मैप के थ्रू देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को अगर अपने देखें तो अगर इसको ऑस्ट्रेलिया मान लिया जाए, यहाँ मैं तस्मानिया बना देती हूँ तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये ऑस्ट्रेलिया है। तो बहुत बुरा मैप बनाया मैंने, सॉरी, ये केप यार्क प्रायद्वीप हो गया अपना। अगर वैसे मान ले थोड़ा सा तो ये और भी बुरा होता जा रहा है। तो मैं बता देती हूँ, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, ये केप यार्क प्रायद्वीप है। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा इसको। तो ये जो पर्थ वाला फ्रीमंटल वाला जो एरिया है, यहाँ सीएस क्लाइमेट है। और अगर दक्षिण अफ्रीका में देखें तो दक्षिण अफ्रीका में भी दक्षिण अफ्रीका का जो ये भूमध्य सागर वाला भाग है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, यहाँ भी सीएस क्लाइमेट है। और थोड़ा सा अगर नीचे अपने देखना चाहें, सॉरी ये मैं तो बहुत बुरे बनते जा रहे हैं, तो यहाँ भी थोड़ा सा सीएस क्लाइमेट है। तो ये किसी भी एंगल से ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका नहीं लग रहे, फिर भी आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। और कैलिफोर्निया यूएसए है, यूएसए में कैलिफोर्निया आप देख लीजिएगा। ये थोड़ी सी मैं कैलिफोर्निया की बना देती हूँ, क्या बनाऊँ मैं, यहाँ सीएस क्लाइमेट है, ठीक है, कैलिफोर्निया बनाया ये मैंने, समझ लीजिएगा आप। तो यहाँ कहने का मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर ये सभ्यताएं अगर इस जलवायु में ही, क्योंकि जो पुराने जो विद्वान थे उनका ऐसे मानना था कि जो जलवायु दशाएं हैं वो ही मानव को नियंत्रित करती हैं, जलवायु है या पर्यावरण है वो सर्वोच्च है, सर्वे सर्वा है, मानव का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। ये हमने पीछे भी क्वेश्चन में पढ़ा था, नियतिवादी कंसेप्ट। तो ये जो फर्स्ट जो असरेशन है वो नियतिवादी कंसेप्ट का समर्थन कर रहा है, नियतिवादी, कि अगर जलवायु अगर कंट्रोल करती है तो ये सेम जलवायु ऑस्ट्रेलिया में भी है, दक्षिण अफ्रीका में भी है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में भी है, और यूएसए है, उत्तरी अमेरिका उसके कैलिफोर्निया वाले भाग में। तो यहाँ क्यों नहीं विकसित हुई? क्योंकि समान भौतिक जलवायु दशाएं सदैव एक से प्रतिक्रिया नहीं देते। ये इसका आंसर हो गया। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि असरेशन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो असरेशन राइट है, रीजन भी राइट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आप इजीली कर पाए होंगे क्वेश्चन को। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है मैंने कैसे समझाया, तो आप एक बार जो कोपेन का जो क्लाइमेट कोडिंग है उसको देख सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी में जाके। और नेक्स्ट अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो अपने जब क्लाइमेट करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगी अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 15th क्वेश्चन है, किस अरबी रचना को एल्मागेस्ट के समरूप माना जाता है? तो आपने ये भी पढ़ा था और मैंने उस टाइम बहुत बार बोल के बताया था। अरब जो विद्वान थे उनकी रचना थी और मैंने बार बार कहा था ये एल्मागेस्ट के समकक्ष हैं और इसमें गणितीय भूगोल के नियमों का वर्णन है और उसमें तुलनात्मक रूप से गणितीय नियमों को बताया गया था। तो वो कौन सी बुक थी? 1 मिनट का टाइम आप सोच सकते हैं, तब तक मैं यहाँ कोशिश करती हूँ कुछ लिखने की। अगर आपको याद आ जाए तो देख लेना आप। एल्मागेस्ट के समान अल कानून अल मसूदी, याद आया आपको? अल कानून अल मसूदी। अब ये भी मैंने बताया था कि मसूदी नाम आ गया तो खुश होके मसूदी की मत कर देना, ये भी बताया था मैंने। जून वाला जो एग्जाम हुआ था इस बार वाला, उसमें आया था एग्जाम में ये, तो ये मसूदी की नहीं है, ये अल कानून अल मसूदी। नेक्स्ट ये अल बरूनी की है, अल बरूनी की है और ये एल्मागेस्ट के समकक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्यूमेन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया। इक्यूमेन की संकल्पना का प्रतिपादन, तो इक्यूमेन का मतलब होता है आवासित जगत या अधिवासित जगत। आवासित जगत या अधिवासित जगत का मतलब क्या होता है? उस टाइम कुछ ऐसा भूभाग था जिसकी खोज नहीं हुई थी, तो ज्ञात जगत टेरा कॉग्निटा और अज्ञात जगत टेरा इनकॉग्निटा। तो टेरा इनकॉग्निटा जो शब्द काम लिया गया था वो टोलेमी के द्वारा लिया गया था काम में। तो यहाँ पूछा गया है इक्यूमेन शब्द। तो इन विद्वानों ने कुछ शब्द यूज किए थे, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करी थी, तो अपने को पता होना चाहिए कि ये शब्द किसने दिया था और इसका क्या मतलब होता है। तो इक्यूमेन शब्द का मतलब होता है अधिवासित जगत। इक्यूमेन शब्द को प्रयोग में लिया था स्ट्रैबो ने लिया था और इरेटोस्थनीज ने भी लिया था। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखे चलिएगा। इक्यूमेन शब्द को स्ट्रैबो ने भी लिया था और इरेटोस्थनीज ने भी लिया था, तो ये साथ साथ नहीं आएंगे।
और थोड़ा आप इसको ध्यान में रख लेना, नोट्स में शायद नहीं लिखाया था तो आप इसको ऐड कर लेना। इक्यूमिन आ सकता है, ओक्यूमिन भी आ सकता है, ओक्यूमिन, तो आप इसको ऐड कर लेना अपने नोट्स में, ओक्यूमिन, इक्यूमिन, ये। और इसका मतलब है अधिवासित जगत या निवासित जगत कह सकते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा टेरा इनकॉग्निटा, अज्ञात भूमि है, जो अज्ञात जगत है, जो टोलेमी ने क्या कहा था। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर कथन वाला क्वेश्चन आ गया। देखो कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन आपको याद रखने होंगे। अगर याद नहीं रहते हैं तो फिर भी आपको थोड़ा रिलेट करके चलना होगा कि हाँ मानचित्रकार के बारे में कोई मानचित्र का वर्णन है तो शायद हो सकता है टोलेमी का हो। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है भूगोल गणितीय संबंधों का विज्ञान है और अन्य सभी जो है वो कोरियोग्राफी है, और अन्य सभी कोरियोग्राफी है। तो कोरियोग्राफी का तो वर्णन कहा किया था वो था स्ट्रैबो का, पर स्ट्रैबो ने भूगोल को गणितीय रूप में देखने का कभी समर्थन नहीं किया था। स्ट्रैबो ने तो ऐसे कहा था कि प्रादेशिक भूगोल में वही सब कुछ है और भूगोल को है बेसिकली। स्ट्रैबो था वो इतिहासकार था और उसने जो ज्योग्राफी का लिखी थी वो भी राजनीतिज्ञों के लिए लिखी थी, न कि भूगोलवेताओं के लिए लिखी थी। तो देख लीजिएगा आप, भूगोल गणितीय संबंधों का विज्ञान है। तो जो टोलेमी है उसके एल्मागेस्ट है वो गणितीय संबंध, उसमें एल्मागेस्ट में गणितीय नियमों का ही वर्णन है। तो यहाँ ये कथन है वो टोलेमी का है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टोलेमी ने कोरियोग्राफी के आधार पर, क्षेत्रवर्णी निबंधों के आधार पर या क्षेत्र वर्णन के आधार पर भूगोल को अस्वीकार कर दिया था। ये भी ध्यान रखना है, स्ट्रैबो और टोलेमी में ये विरोधाभास है। तो स्ट्रैबो ने कहा था, तो स्ट्रैबो ने ही क्षेत्रवर्णी जो लेख है उनकी नींव डाली थी। तो आप इसमें क्या याद रखोगे, इसका आंसर हो जाएगा टोलेमी। आपको समझ में आ रहा होगा और इसको भी आप ऐड कर लेना, ये मैंने कराया हुआ नहीं नोट्स में। नेक्स्ट है अरब भूगोलवेताओं ने भूगोल के विकास में ये चार ये हैं स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो अरब भूगोलवेताओं ने भूगोल के विकास में योगदान दिया, उससे रिलेटेड 4 सेंटेंस है। तो आप चेक कर लेते हैं कि यूनानी, फारसी और संस्कृत के ज्ञान स्रोतों को अनुवादित तथा ग्रहण करके योगदान दिया। ये आगे लाइन करूं क्या कंप्लीट। अरब भूगोलवेताओं ने भूगोल के विकास में योगदान दिया, किस प्रकार दिया वो देख लीजिए आप। योगदान, तो ऑप्शन को चेक करते हैं अपने। यूनानी, फारसी, संस्कृत के ज्ञान स्रोतों को या ज्ञात स्रोतों को अनुवादित तथा ग्रहण करके, महत्वपूर्ण लेखनों को सुरक्षित रखकर, यूरोप तथा एशिया में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार करके, गणित में उनके मूल योगदानों से। तो आपने आंसर कर लिया होगा, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो अरब जो विद्वान थे उन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले तो आपको याद आनी चाहिए वो बैतुल हिकमा अकेडमी है, जो अकादमी है वो। तो बैतुल हिकमा अकादमी में क्या होता था कि अन्य जो ग्रंथ थे यूनानी और रोमन और जो संस्कृत के जो भी ग्रंथ थे पुराने, उनको लाया जाता था और वहाँ इनका अनुवाद किया जाता था, उनका अध्ययन किया जाता था, बैतुल हिकमा अकादमी। और इसका कौन था, खलीफा हारून उल रशीद इसका संस्थापक था और वो अरब जगत में शिक्षा का केंद्र था एक, है ना। बैतुल हिकमा अकादमी आपको याद आ रहा है और इसका संस्थापक भी आपको याद आ रहे हैं, खलीफा हारून उल रशीद। तो ये सेंटेंस चेक हो गया, सही है ये कि यूनानी, फारसी और संस्कृत के स्रोत थे, जो ग्रंथ थे उनका अनुवाद होता था। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण लेखनों को सुरक्षित रखकर। उस टाइम क्या था कि लेखनों को सुरक्षित रखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम माना जाता था, तो उन्होंने सुरक्षित भी रखा। और नेक्स्ट है यूरोप तथा एशिया में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार करके। इसको थोड़ा सा चेक कीजिए और इसको चेक कीजिए कि गणित में उनके मूल योगदानों से। तो हमने देखा था कि जो अरब भूगोलवेता थे उनका योगदान खगोल में और गणित में उनका योगदान था, खगोल और गणित में उनका अच्छा योगदान था। तो कई सिद्धांत और नियम इन्होंने विकसित किए थे। और ये है कि यूरोप तथा एशिया में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार करके, तो ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। विस्तार करने वाला सिस्टम कुछ नहीं था। इन्होंने क्या किया था कि अन्य जो देश हैं, महाद्वीप हैं, उनसे
ला के ग्रंथ और यहाँ इनका अनुवाद किया था, अध्ययन किया था और आगे विकास किया था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं कि किस अरबी विद्वान ने टोलेमी के वर्ल्ड मैप में व्यापक परिवर्तन किए। तो आप ये क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा गैस लगाइए और ये अपना सरप्राइज क्वेश्चन है आज का। तो सरप्राइज क्वेश्चन को छोड़ देती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो आप अच्छे से बता सकते हैं अगर आपका कॉमन सेंस लगा के बताएं। सरप्राइज क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे आप तो आपको याद आ जाएगा कि कौन सा अरबी विद्वान हो सकता है। इनकी बहुत तारीफें पढ़ी है अपने मैप के बारे में, है ना। तो हिंट नहीं दूंगी मैं आज यहाँ पे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगी। और अगर आपको आता है ये क्वेश्चन तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और मैं जो भी इसका आंसर देगा उसका नाम मैं वीडियो में बोलूंगी पक्का। तो आप ये सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, कोई हिंट नहीं दूंगी, ये छोड़ देती हूँ मैं खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रैबो की पुस्तक ज्योग्राफिया के किस खंड में भारत और फ्रांस के बीच के क्षेत्र का वर्णन है। तो स्ट्रैबो की पुस्तक पढ़ी थी हमने ज्योग्राफिया के हमने 17 खंड देखे थे। 17 खंडों में अलग अलग खंडों का वर्णन पढ़ा था हमने। तो जो खंड है उनमें प्रथम में क्या था, इंट्रोडक्शन था, सेकंड में एरेटोस्थनीज के कार्यों की समीक्षा थी। पर इसमें अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है खंड 11, खंड 16 और खंड 15 और खंड 17। तो अपने चेक करते हैं। खंड 11 से 16 में क्या था, एशिया का वर्णन था। एशिया का पूरा जो एशिया है उसका वर्णन था 11 से 16 में। और स्पेशल जो 11 था उसमें था एशिया और यूरोप के सीमावर्ती क्षेत्र। एशिया और यूरोप के सीमावर्ती क्षेत्रों का वर्णन था। याद आ रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा है ना, मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको याद आ रहा है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को। एशिया और यूरोप के सीमावर्ती क्षेत्रों का। नेक्स्ट है ये हो गया 11 हो गया ना। 12, 13 और 14 में कप्पाडोसिया और युक्तिन सागर, काला सागर के तटवर्ती क्षेत्रों का वर्णन है। और आपने देख लिया होगा 14, 15 और 16 में, 12, 13 और 14, 12, 13 और 14 में कप्पाडोसिया, युक्तिन सागर तट का वर्णन है। बारह, 13, 14 में आपने देखा कप्पाडोसिया, युक्तिन सागर तट का वर्णन है। और 15 है उसमें फारस, भारत, फारस और बीच का जो क्षेत्र है उसका वर्णन है। तो हमने ये भी देखा था 15 में है भारत और फारस और उसके बीच में जो क्षेत्र है उसका 15 में वर्णन है। और 16 है उसमें असीरिया, फिलिस्तीन और अरब जो प्रायद्वीप है उस वाले क्षेत्र का वर्णन है। असीरिया, फिलिस्तीन, असीरिया जो वर्तमान सीरिया है वो, फिलिस्तीन और अरब प्रायद्वीप वाले क्षेत्र का वर्णन है 16 में। नेक्स्ट है 17 है उसमें अफ्रीका महाद्वीप के बारे में वर्णन है। 17 में अफ्रीका महाद्वीप और बेसिकली उसमें अफ्रीका में भी किसका वर्णन है, मिस्र का वर्णन है। मिस्र में नील नदी डेल्टा और नील नदी डेल्टा के बारे में वर्णन है। और इथोपिया में जो भारी बारिश होती है उसी को नील नदी में बाढ़ आने का कारण भी बताया है। और ये जो इनका जो स्रोत है जानकारी का वो अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी से जो ग्रंथ है उनसे और इस स्रोत को, जानकारी के स्रोत को लिया गया है। तो अपना क्वेश्चन था भारत और फारस के बीच, फ्रांस नहीं फारस के बीच, फारस के बीच के क्षेत्र का वर्णन है। भारत और फारस, समझ गए ना? फारस ईरान का, पर्शिया ईरान का पुराना नाम है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका खंड 15। 16 में असीरिया, फिलिस्तीन और अरब प्रायद्वीप का वर्णन है। 17 में अफ्रीका के बेसिकली मिस्र का वर्णन है। उसमें अफ्रीका का पूरा वर्णन नहीं, मिस्र का वर्णन है। तो 17 में मिस्र हो गया। और 11 से 16 अगर टोटल देखें तो एशिया है। 11 में एशिया और यूरोप के सीमावर्ती क्षेत्र का वर्णन है। फिर 12, 13, 14 में हमने देख लिया कप्पाडोसिया और युक्तिन सागर तट का वर्णन है।
तो कैसा लगा आज का लेक्चर, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए आज, आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं। और आज पेपर का लेवल कैसा लगा, और जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सही कितने हुए। तो क्या है कि अपने को एट द एंड देने तो एग्जाम में क्वेश्चन है, और थ्योरी तो अपने को याद रखनी है। थ्योरी ऐसे भी नहीं, अपने को ऑप्शन से क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए कि हाँ ये अगर 4 ऑप्शन है तो ये 3 तो पक्का नहीं होंगे, हाँ ये हो सकता है। एटलीस्ट दो को भी अगर अपने एलिमिनेट करना सीख जाएंगे तो अपने इजीली कर पाएंगे। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, इसी तरह खूब उन्नति कीजिए, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए और आपका दिन शुभ हो।